हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम पिलर्स एकेडमी। जैसा कि हमने कल प्रॉमिस किया था, हम यूपीपीसीएस की पीवाईक्यूज़ की एक सीरीज़ लेकर आएंगे, ठीक है, जिसमें हम डेली 40 क्वेश्चंस को हमारे क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज की पीवाईक्यूज़ के लिए, जो कि हमें लिए 2025 के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा एक असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका असर्शन क्या बोल रहा है, द इंटीरियर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट। रीज़न क्या बोला है, नदर्न ऑस्ट्रेलिया इज़ सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चला कि हमारा एग्जामिनर कॉन्टिनेंट्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है कि हमें पता है या नहीं है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया मतलब कैसी कंडीशन है वहाँ पर, ठीक है, ये कौन से जोन में लाई करता है। ठीक है, अब आते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पर। ठीक है, तो ये वाला जो इसका असर्शन है ये बिल्कुल सही है। जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है ना, ये डेजर्ट और सेमी डेजर्ट को ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमें कई फेमस डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट हो गया, ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, गिब्सन डेजर्ट हो गया, सिम्पसन डेजर्ट हो गया। तो हमारा सेशन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पर जो हमारा रीज़न है, ठीक है, इट्स नॉट करेक्ट, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, जो नदर्न पार्ट है ये टेम्परेट जोन में लाई करता है। ऐसा नहीं है, जो हमारा नदर्न ऑस्ट्रेलिया है ना, वो हमारा ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, ना कि टेम्परेट जोन में। इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब अलग से हमारे वेट और ड्राई सीजन्स होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया अगर हमारा ड्राई मतलब यहाँ पे डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट मिल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ एरिडिटी के फैक्टर्स होंगे। ठीक है, हम वो देख लेते हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ पे डेजर्ट और सेमी डेजर्ट हमें देखने को मिलते हैं। नंबर 1, यहाँ पे क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट मिलती है हमें। ठीक है, मतलब ये कहाँ पे होती है, अराउंड 30% साउथ लैटिट्यूड पे, जिसकी वजह से जो हमारी एयर होती है ना, वो कैसी होती है, ड्राई होती है, वो नीचे डिसेंड कर रही होती है। ठीक है, सेकंड होता है कॉन्टिनेंटलिटी। कॉन्टिनेंटलिटी का मतलब, फॉर एग्जांपल ये हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये हमारे ओशियन वाले पार्ट से क्या है, डिस्टेंस पर है, तो जो उसका अंदर वाला पार्ट है वहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ये ड्राई पार्ट मिल जाता है। ठीक है, हमारा मतलब मैरीटाइम मॉइस्चर नहीं है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर है। अब आता है रेन शेडो इफेक्ट। अब हमारे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंजेस हैं, जो कि क्या करती हैं, जो विंड्स आ रही होती है ना ईस्ट से, जो मॉइस्चर को लेके आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लिया मैंने। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो जो ईस्ट से जो हमारी विंड्स आती हैं, ठीक है, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देती है। मतलब यहाँ से ये हमारी जो विंड्स आ रही थी, ईस्टर्ली विंड्स जो मॉइस्चर कैरी कर रही थी, ये उसको क्या कर देता है, रोक देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डेजर्टिक कंडीशंस हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर रेन नहीं आ पा रही है। उसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, कोल्ड ओशियन करेंट्स। जो वार्म करेंट्स होती है ना, वो हमारे मॉइस्चर को क्या करती है, इंक्रीज़ करवा देती है मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी को। बट कोल्ड ओशन करेंट्स क्या होती हैं, ये जो हमारा मॉइस्चर अवेलेबिलिटी है उसको क्या करती है, रिड्यूस करती है। तो ये जो 4 मेजर फैक्टर्स हैं, ये क्या करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डेजर्टिक कंडीशंस बना देते हैं। इसलिए हमारा ऑस्ट्रेलिया कैसा है, वहाँ पे हमें डेजर्ट्स एंड सेमी डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। अब हमारी सिंपल एग्जाम टिप, अगर आपको ये ध्यान होता तो आप पूरा क्वेश्चन निकाल सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है ड्राइएस्ट इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट। अगर ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, इनहेबिटेड कॉन्टिनेंट, इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, ड्राई चीज़ें होंगी, है ना, ड्राई वेदर होगा। ड्राई वेदर है मतलब डेजर्ट्स और सेमी डेजर्ट्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मतलब ये यही बताया हुआ है कि लगभग 70% जिसका लैंड है वो कैसा है, एरिड और सेमी एरिड है। ठीक है, होपिंग ये अब आपको क्लियर होगा। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें हमारे नोट्स में एडअप कर देना है। जैसे हम जब हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होगा ना, वहाँ पे हम इसको जब सब्जेक्ट वाइज इंक्लूड करेंगे, तब हमारी सीरीज़ में हम इसको इंक्लूड कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ठीक है, ये भी असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है कि इंडिया क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट है वर्ल्ड में। रीज़न क्या बोला है इसका, कि कितने मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं इंडिया में। ठीक है, एक तो ये करंट बेसिस क्वेश्चन था उस टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे जो हमारी गवर्नमेंट थी वो कई सारी पॉलिसीज़ लेके आ रही थी ये गेमिंग ऐप्स के ऊपर ना, तो थोड़ा सा वहाँ पे फोकस डाला गया था, इसलिए ये हमारा क्वेश्चन बना था उस टाइम पे। बट थोड़ा सा नॉर्मली भी सोच सकते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन हाईएस्ट जा रही है ना,
यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी भी काफ़ी ज़्यादा है, सबके पास नॉर्मली आप देखोगे, मतलब मेजर पॉपुलेशन के पास आपको दिख जाएगा कि वो मोबाइल कैरी किए हुए हैं, इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये ऐसा होगा कि सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट होगा वर्ल्ड में, और इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है, यूज़र्स ज़्यादा होंगे, तो अबाउट इतने हैं। बट एग्जैक्टली आप एग्ज़ाम्स में इसको क्या कर सकते थे, स्किप भी कर सकते थे, ठीक है। बट अगर आप ट्राई कर सकते थे तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर डी, ठीक है, कि दोनों ही सही है। एंड ये इसको क्या कर रहा है, मतलब इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। तो एग्जाम टिप इसके लिए क्या है, इंडिया इज़ अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ मोबाइल डेटा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, जो डिजिटल एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम है इसको काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा क्या है, असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है जिसे हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टाइप का है। बाबर ने तुजुक ए बाबरी लिखी थी, जिसको हम बाबरनामा भी बोलते हैं, किस में लिखी थी, चगताई तुर्किश में, ठीक है। अब रीज़न क्या बोल रहा है, जो हमारी तुर्की थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करती थी मुग़ल कोर्ट की, ठीक है। अब मैंने बोला ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि जो हमारे बाबर थे ना, ये मुग़ल एम्पायर के फाउंडर थे। अब कोई फाउंडर है तो उसके बारे में बेसिक चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। सेम अगर वो कोई बुक लिख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। वही बात कि बाबर हमारे क्या थे, फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी बाबरनामा, जिसको तुजुक बाबरी भी बोलते हैं। किस लैंग्वेज में लिखी थी, यस, चगताई तुर्किश में लिखी थी, ठीक है, जो कि उनकी क्या थी, नेटिव लैंग्वेज थी, इसलिए असर्शन तो हमारा क्या है, करेक्ट है। पर ये जो तुर्की थी ये हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, हमारी मतलब जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी, ठीक है, क्या थी, पर्शियन थी। वहाँ पे क्या यूज़ करते थे वो लोग, पर्शियन लैंग्वेज को यूज़ करते थे, खासकर कब, अकबर के टाइम से, ठीक है। तो इसलिए हमारा रीज़न तो क्या हो जाएगा, गलत, बट असर्शन क्या है, ट्रू है। तो आपको ये वाले पॉइंट पे, वैसे तो ये भी हमारा बेसिक पॉइंट होता है जब हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती थी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हो रहा था ये हमारे लिए जानना इंपॉर्टेंट है। बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब फैक्ट है जो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब एग्ज़ाम टिप क्या है, बाबरनामा जो है हमारी फाइनेस्ट ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में बता रही है, ठीक है, कि सेंट्रल एशिया में क्या चीज़ें चल रही थी, इंडिया में क्या था, वहाँ पे पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या चल रहे थे, वहाँ पे प्लांट्स वगैरह कैसे थे, एनिमल कैसे थे, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स एंड फौना मीन्स हमारी एनिमल डाइवर्सिटी क्या कैसे थी, सोसाइटी कैसे थी, उसके बारे में भी ये मतलब इससे पता चलता है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है हमारा मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये हमारे कोलफील्ड रीजन दे रखे हैं, ये हमारे कंट्रीज़ दे रखे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है एप्लेशियन, लैंकशायर, रोर, कुज वेस्ट, ठीक है। एप्लेशियन को आपने एप्लेशियन माउंटेन्स भी सुने होंगे जो हमारे अमेरिका में देखने को मिलते हैं, तो ये वाला तो सही है हमारा, ठीक है। लैंकशायर आपने सुना होगा, अगर थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, ठीक है, तो उस टाइम पे इंग्लैंड में ही हो रहा था, ठीक है, तो लैंकशायर वहाँ बोला जाता था, ठीक है। रोर इज़ इन जर्मनी, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब आप PYQ जब सारे करोगे ना तो देखोगे ये वाला पॉइंट कई बार रिपीट हुआ है। एंड कुजबेस रशिया, क्योंकि ये हमारी बेसिक बुक्स में भी हमको देखने को मिल जाता है। दूसरा ये अभी क्या चल रहा था, न्यूज़ में भी चल रहा था, तो इसलिए ये वाला पॉइंट था जो हमें दिया गया था। बाकी के इस वाले क्वेश्चन में आप नोट करोगे कि जो मेजर कॉलम होते हैं ना, वो जैसे अपना ऑप्शन A B C D वो मैचिंग में अलग अलग देते हैं, मैंने वो जानबूझकर नहीं दिया है क्योंकि वहाँ पे हम इसको आराम से एलिमिनेट करके हमारे आंसर पर जा सकते थे। बट मैं क्या चाहती हूँ कि अभी हमारा ध्यान सारा का सारा ना इस पर रहे कि अच्छा क्या पूछा गया है, ठीक है, किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं। इसलिए नहीं कि अभी सिर्फ हम एलिमिनेट करना सीख रहे हैं, नहीं नहीं, वो जब हम पढ़ लेंगे, फ़ेज़ 1 कर लेंगे, फ़ेज़ 2 कर लेंगे, जब फाइनल मॉक टेस्ट पे जाएंगे ना तब ये चीज़ें अप्लाई करेंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए चीज़ों को ग्रेस्प करने में, ठीक है। तो इसलिए मैंने जानबूझ के ABCD ऑप्शन नहीं दिए कि जो दिया जा रहा है कंटेंट उस पर ध्यान रखो, एक एक वर्ड को हमें समझना है, क्योंकि यहीं से हो सकता है अगला क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। अब आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे। तो जो एप्लेशियन कोल फील्ड है ये हमारी क्या है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन है, कहाँ का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो ये वाला पॉइंट सही है। अब आता है लैंकशायर कोल फील्ड, ये हमारे इंग्लैंड में है, बिल्कुल सही बात है, जिसने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, क्या आपको पता है इंडिया का लैंकशायर किसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए मैं ही बता देती हूँ अभी के लिए। एक हमारा एंशियंट टर्म में भी किसी को बोलते थे और हमारे मॉडर्न टर्म में भी किसी को बोलते हैं, ठीक है। मॉडर्न टर्म में हम बोलते हैं हमारे मुंबई को,
ठीक है, कि ये हमारा क्या है, लैंकशायर ऑफ इंडिया है। एंशियंट टर्म में एक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट थी, ठीक है, जिसका नाम है चनहुद्रो, ठीक है। इसको हम क्या बोलते थे कि ये एंशियंट इंडिया का, एंशियंट हिस्ट्री का हमारा क्या है, लैंकशायर है इंडिया का, ठीक है, क्लियर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब हमारा रूर कोलफील्ड, ठीक है, ये जर्मनी में है, ठीक है। ये मतलब कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो ये आपको रट ही जाएगा, 1-2 साल के आप पेपर कर लोगे ना तभी आपको दिख जाएगा। कुजबेस ये क्या है, रशिया की लार्जेस्ट, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, जो कि साउथ वेस्टर्न साइबेरिया पार्ट में हमें देखने को मिल जाती है। ओके, एग्जाम टिप में वही है, रूर रीज़न जो है वो फेमस है आयरन इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, और जो कुजबेस है ये हमारा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हाई क्वालिटी कोकिंग कोल मिलता है। तो ये रीज़न नेम मतलब आते रहते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 विद रेफरेंस टू इकोसिस्टम, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, हमेशा याद रखना, जब भी क्वेश्चन करो मार्क कर लो करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। ओके, अब आते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, वो कैप्चर करते हैं अबाउट 1% ऑफ द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन देयर लीव्स, ठीक है। पॉइंट 2 अराउंड 10% ऑफ एनर्जी रीचेज द नेक्स्ट हायर ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। अब क्या है, मतलब सिंपल सी बात है ना, अपन ने वो फोटोसिंथेसिस वगैरह प्रोसेस पढ़ी हुई है, ठीक है। सन है, वहाँ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे सनलाइट को ट्रैप करते हैं, उससे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं। एंड ये जो फूड बनाते हैं ये क्या होता है, हमारे जो एनिमल्स होते हैं उनमें ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, जिसको हम हमारी एनर्जी साइकिल्स बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी लेवल्स हो गए, ट्रॉफिक लेवल्स हो गए, वो बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है पहला वाला पार्ट कि ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं ना, ये कितनी एनर्जी ले रहे हैं सन से, सन का मतलब सिर्फ 1% जो सोलर एनर्जी आ रही है उनकी लीव्स पे, सिर्फ उसको यूज़ कर रहे हैं। सेकंड पार्ट, ये जो यहाँ पे दे रहे हैं ना, मतलब जैसे प्लांट्स को खाया एनिमल्स ने, ठीक है, एनिमल्स को खाया बड़े एनिमल्स ने, ठीक है। तो जब ये वाली जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, क्या ये 10% हो रही है, तो यस, ठीक है, ये हमारे दोनों ही स्टेटमेंट्स क्या हैं, करेक्ट हैं, ठीक है। एक सेकेंड, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो फोटोसिंथेसिस वाली प्रोसेस से हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स जो हैं, प्रोड्यूसर्स मतलब ग्रीन प्लांट्स, वो क्या करते हैं, जितनी भी सोलर एनर्जी सनलाइट आ रही है ना, उसका जो 1% है केवल, ठीक है, उसको ही ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ 1% एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं, सोलर एनर्जी को, जिससे वो अपनी केमिकल एनर्जी में बनाने में काम में ले रहे हैं। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। अब ये जो 10% जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो हर बार अपन से पूछा भी जाता है, और ये हमने हमारी बेसिक क्लासेस में पढ़ा हुआ है, इवन शायद 6-7 क्लास से शुरू हो जाता है ये वाला पॉइंट ना, कि मतलब कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, कितना ऊपर लेवल्स तक जा रही है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब मैं इसको इजी क्वेश्चन में काउंट करूँगी, और जब आप बेसिक बुक्स पढ़ोगे भी अभी, है ना, तो उसमें भी ये आता है, ठीक है। तो लिंडमैन का 10% लॉ था, तो आप नाम याद रखिएगा, किसने दिया था ये 10% लॉ, लिंडमैन ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था कि सिर्फ जो 10% होती है जो एनर्जी हमारी, अगर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे मान लो 1000 है, ठीक है, तो सेकंड लेवल पे कितना होगा, इसका 10% अवेलेबल होगी, फिर उसके ऊपर कितनी होगी, यहाँ पे जितनी है ना उसकी 10% अवेलेबल होगी। मतलब जो 90% है ना, वो हीट की फॉर्म में, या जो एनिमल है या प्लांट है वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में उसको क्या कर देता है, ख़त्म कर देगा, ठीक है। फिर इसलिए हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। एक पॉइंट में एक करेक्ट करूँगी, शायद मैंने अभी ये बोल दिया कि प्लांट्स भी जो एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं ना, तो मतलब याद रखिएगा कि जो मतलब प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमारे जो स्मॉलर इंसेक्ट्स हो गए या स्मॉलर एनिमल्स के पास मतलब उसको फीड करते हैं, फिर जो हमारे क्या होते हैं लार्जर एनिमल्स होते हैं वो इनको फीड कर रहे हैं। तो मीन्स यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, मतलब प्लांट्स एनिमल्स को नहीं खाएंगे, वो वाला पॉइंट नहीं बोलना चाह रही थी मैं, अगर गलती से वो पॉइंट निकला तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। तो एनिमल्स और या इंसेक्ट्स हैं वो किसको खाएंगे, प्लांट्स को खाएंगे। तो ये इसका कितना यूज़ करेंगे, सिर्फ 10% एनर्जी को यूज़ करेंगे, 90% जो उसकी एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे प्रोसेस आगे चलती चली जाएगी। इसीलिए आपने एक और पॉइंट पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप जान लीजिए कि सोचो सिर्फ 10% एनर्जी हमारी आगे बढ़ती जा रही है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ, ठीक है, सिर्फ 10% एनर्जी आई है, यहाँ से यहाँ सिर्फ 10% एनर्जी आई है, तो क्या साइकिल इनफाइनाइट या 8-10 पॉइंट्स पे जाएगी, नहीं। इसलिए जितनी भी हमारी फूड साइकिल होती है ये लगभग सिर्फ और सिर्फ 4 और 5 ट्रॉफिक लेवल्स तक काम में आती हैं, ठीक है। उससे आगे ये प्रोसीड नहीं करेगा क्योंकि एनर्जी ऑलमोस्ट नहीं बचेगी ना, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है। तो ये जो प्रिंसिपल है जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या बताता है कि जो फूड चेन है जनरली शॉर्ट है, वही 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल्स जाएंगी। जो टॉप कार्निवोर्स हैं, मतलब जो सबसे हायर लेवल पर हैं ना, हमारे जैसे मैंने बोला, ये प्लांट्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या स्मॉलर एनिमल्स हो गए, हायर एनिमल्स हो गए, ठीक है, बिग एनिमल्स, और इनको भी जो लास्ट में सबसे ज़्यादा खाएंगे वो कार्निवोर्स हो गए, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, बहुत ही कम नंबर में होते हैं, जबकि प्लांट्स क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर ये थोड़ा कम होंगे, ये थोड़ा कम होंगे, और ये सबसे कम होंगे। यही जो हम पढ़ते हैं ना, पिरामिड्स बनते हैं। आगे पढ़ेंगे आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये उसके बारे में बात कर रहा है। अब जो एनर्जी फ्लो है वो हमेशा क्या है, यूनी डायरेक्शनल। यूनी का मतलब सिंगल डायरेक्शन में जा रही है। वही देखो, प्लांट से एनर्जी जाएगी इन इंसेक्ट्स के पास, एनिमल्स के पास, फिर जाएगी इनके पास, फिर जाएगी इनके पास, जो जिसको फीड कर रहा है उसके पास जाएगी। ऐसा नहीं है कार्निवोर्स के बाद प्लांट्स में आ जाए, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स नहीं खाने जा रहे हैं ना कार्निवोर्स को, इस टर्म में समझिए। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स पर अपने, ठीक है। अब इसके लिए टिप हमारे पास क्या है, एग्जाम टिप, कि जो एनर्जी फ्लोज है ना और जो न्यूट्रिएंट साइकिल है वो हमारे इकोसिस्टम में ही होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे ये क्या नई चीज़ बोल दी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, प्लांट से एनिमल्स, ठीक है, फिर ये मान लीजिए हायर एनिमल्स हो गए हमारे, ठीक है। ये साइकिल चल रही है। अब ये क्या होगा, अभी मान लो ये एक्सपायर हो गया, डेथ होती है इसकी, ठीक है। तो इनकी बॉडी क्या होगी, इसी सॉइल में रह जाएगी, ठीक है। तो इनमें क्या थे, मतलब वही कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये सारे हमारे सॉइल में आ जाएंगे। ये सॉइल से कहीं ना कहीं फिर प्लांट्स में जाएंगे, है ना। तो ये एक ऐसा नहीं है ना कि कहीं और ही चला गया, ठीक है। ये सब क्या है, एक ही हमारे इकोसिस्टम में होता जा रहा है, ठीक है। तो इसको ये बोले, चाहे एनर्जी फ्लो हो या न्यूट्रिएंट साइकिल हो, ठीक है, ये सब हमारा कहाँ पे चल रहा है, एक ही इकोसिस्टम में चल रहा है, ठीक है। ओके, आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि ईयर 1911 में कौन सा इवेंट हुआ था। अब हमें इससे क्या पता चला कि हमारे हिस्ट्री में कुछ इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें वो ध्यान देना पड़ेगा वो किस ईयर में हुए हैं, वो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। और ये जो तीनों हमारे इंसिडेंट्स हैं ना, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं, ठीक है। मतलब कुछ कुछ इंसिडेंट्स आपको मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, बट आपको इस एग्ज़ाम के लिए याद रखना है, आपको थोड़ा ईयर पर भी फोकस करना ही करना पड़ेगा। वैसे जब आप पढ़ते हो ना उसको, तो स्टोरी फॉर्म में ऑलरेडी आपको याद हो जाते हैं, बट स्टिल उस पर ध्यान देना है, ईयर को हमें मिस नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हुआ था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड हुआ था, जो कैपिटल थी वो हमारी ट्रांसफ़र हुई थी कैलकाटा टू दिल्ली। लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। तो जब ये आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तब अच्छे से समझोगे, ठीक है। पर अभी के लिए मैं बताती हूँ, यस, ये दोनों पॉइंट तो हुए थे, बट ये वाली चीज़ हमारी कब हुई थी, बाद में जाके हुई थी, उस टाइम पर नहीं हुई थी, ठीक है। ये तो हमारे 1911 में हो गए थे, बट ये वाली जो चीज़ हुई थी ना हमारी दोनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ था, वो 1916 में हुआ था। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। अभी के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था, ठीक है, ये 1905 में हुआ था, बट इसको एनल रिवोक किया गया था 1911 में, ठीक है। किसने किया था, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने, जब क्या हो रहा था, दिल्ली दरबार हो रहा था, ठीक है। सेकंड पॉइंट, 1911 में ही हमारी जो ब्रिटिश इंडिया थी उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था कैलकाटा टू दिल्ली। एंड ये जो हमारा लखनऊ पैक्ट था ये बाद में साइन हुआ था, कब, 1916 में। किस किस के बीच में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस में और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में हुआ था, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये थोड़े से पॉइंट्स याद रख सकते हो। आप देखोगे इन वाले पॉइंट्स से क्वेश्चन को ना बना बना के पूछते रहते हैं कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, इसके बेसिस क्या थे, क्या क्या उसमें पॉइंट्स थे। तो मतलब ये ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, एंड पूरे फोकस के साथ पढ़ने। तो जब भी आप अपना स्टैटिक उठाएंगे इन पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना है, ठीक है। एग्जाम टिप क्या है, जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में, उसको जाना जाता है कि कैपिटल भी शिफ्ट हुई थी और बंगाल पार्टीशन को भी इन्होंने क्या कर दिया था, एनल कर दिया था, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब देखो फिर हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इन इवेंट्स को अरेंज करना है, मीन्स अभी भी हमें ईयर पता होना चाहिए, जब तक ईयर पता नहीं होगा हम इसको क्रोनोलॉजी में नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं ये वाले पे कि पूना पैक्ट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब एंड हुआ, गांधी अर्बन पैक्ट कब हुआ, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, ये सब, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने फिर से आपको अरेंज करके नहीं दिया है क्योंकि आप सारे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए, इसलिए ये मेरा पॉइंट था, ठीक है। यहाँ पे मैं ना आपको एक चीज़ बताऊँगी कि हमारे पास क्या हुआ था
कि जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ठीक है, तो पहले तो हमने मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे, बट क्या हुआ कि ब्रिटिश इंडिया चाहता था कि आप आओ, है ना, बात करेंगे, मतलब एक ऑफिशियली बस दिखाने के लिए, ठीक है। तो गांधी जी से डिस्कस चल रहा था, तो वहाँ पे गांधी जी से बात चल रही थी, किसकी, गांधी और इरविन की। तो वहाँ पे एक पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, हम सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ तो हमेशा याद रख सकते हो कि अच्छा पैक्ट साइन हुआ था, उसके बाद हम सेकंड आरटीसी में गए थे, ठीक है। तो 3 के बाद तो 4 आएगा ही आएगा। और जब आप ऑप्शंस में देखोगे तो आपको ऐसी क्रोनोलॉजी मिल जाएगी, मतलब एक आप उसको एलिमिनेट करने में काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में और एग्जैक्ट जो बनाई है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस था, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें मेंशन कर दी हैं, एंड ईयर के साथ मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसा होगा आप उसके अकॉर्डिंग इस आंसर को फॉलो करेंगे, ठीक है। एग्जाम्स में कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 1931 में साइन। सेकंड आरटीसी हमारी कब हुई थी, क्योंकि ये साइन हुआ है उसके बाद में इन्होंने ज्वाइन किया था आरटीसी को, ठीक है। आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। फिर पूना पैक्ट हुआ था, ये 1932 में हुआ था। एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फॉर्मली विड्रॉन कर लिया गया था कब, 1934 में, ठीक है। तो हमारा सीक्वेंस क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब ये पूछा, ये तो हमारा करंट का क्वेश्चन है वैसे, कि हमारी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट थी 2023 की, ठीक है, इसके हिसाब से यूपी में 20% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हमें कहाँ देखने को मिलता है। तो ये जो रिपोर्ट्स आती है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट आ गया या नीति आयोग की रिपोर्ट्स आ गई या आरबीआई कोई रिपोर्ट निकाल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है, हमें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं कि अच्छा यहाँ पे 50% कवर हो रहा है या 20% कवर हो रहा है ना, मतलब वहाँ पे स्पेसिफिकली दे देते हैं, तो हमें उस पर ध्यान देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब हमें क्या पता चला यहाँ से कि फॉरेस्ट रिपोर्ट पे हमें पढ़ना है, करंट जब भी हम पढ़ेंगे फॉरेस्ट रिपोर्ट को देख के जाना है। वो ये पूछ सकता है कि फॉरेस्ट कवर कहाँ मैक्सिमम था, किस जगह मिनिमम था, कहाँ उन्होंने, मतलब एक अगर स्पेसिफिक हमें क्राइटेरिया दिया गया है कि 20% से ज़्यादा देखने को मिला है, 30% से ज़्यादा देखने को मिला है, तो हमें ऐसे पॉइंट्स को भी ध्यान देना है, ठीक है। तो ये हमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें बताना था। तो ये जब आप पढ़ोगे करंट का तभी इसका आंसर दे सकते हो, बट पैटर्न को हमें डिकोड करना है ना। तो हमें ये याद रखना है कि जब भी अब हम हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अगर रिपोर्ट आएगी, है ना, फर्स्ट रिपोर्ट, तो हमें उसमें से क्या क्या पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, ठीक है। अब इसका आंसर देख लेते हैं कि जब ये रिपोर्ट आई थी 2023 की, तो यहाँ पे क्या था, बहराइच में क्या था, मोर देन 20% फॉरेस्ट कवर था, चंदौली में भी था, बट श्रावस्ती में नहीं था। तो हमारा ये वाला थर्ड गलत है, बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हैं, सही हैं, ठीक है। इसकी एग्ज़ाम टिप क्या थी हमारे पास, ठीक है, कि यूपी में अगर हम बात करेंगे ना, तो जैसे सोनभद्र हो गया, चंदौली हो गया, मिर्ज़ापुर, बहराइच एंड लखीमपुर खीरी, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे हमारा कंपेरेटिवली क्या होता है, फॉरेस्ट कवर हाई होता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, SCLMB, ठीक है। सोनभद्र, चंदौली, लखीमपुर खीरी, मिर्ज़ापुर, बहराइच, ठीक है। जिस भी तरीके से आप याद कर सकते हो वैसे याद कीजिए, बट SCLMB थोड़ा सा मतलब लगता है डिकोडिंग टाइप का, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब देखिए फिर से आ गया कोल प्रोड्यूसिंग एरिया एंड स्टेट। अभी पहले कंट्री वाइज पूछ लिया, अब स्टेट में मीन्स कोल प्रोड्यूसिंग रीजन पे क्या है, एग्जामिनर का फोकस है, तो इस पे भी हमें ध्यान रखना है कि कोल रीजन्स आएंगे तो हमें अब ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। अब ये हमारे रीजन्स दे रखे हैं इंडिया के, ये पूछेंगे किस स्टेट से मैच करता है। सेम जब आप यहाँ पे जाओगे ना तो एलिमिनेट कर सकते हो। तालचेर उड़ीसा का, ये हमें मतलब जब आप PYQ सारे देखोगे तो आपको याद ही हो जाएगा, इनको देख देख के कई बार पूछा गया है। रामगढ़ झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये वाला और ये वाला आपको पता होता ही होता है, आप थोड़ा भी बेसिक कवर करते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा, और PYQs भी करोगे तो पता चल जाएगा। अब हमें कन्फ्यूजन होगा रामगढ़ में और माओलोंग में, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट वाला पार्ट भी लगाएंगे कि वहाँ पे जो जो ऑप्शंस दिए गए होंगे वहाँ पे, अदरवाइज़ हमें थोड़ा पता भी होना चाहिए। तो यस, रानीगंज हमारा वेस्ट बंगाल में है, रामगढ़ हमारा झारखंड में है, तालचेर हमारा उड़ीसा में, बट जो हमारा माओलोंग है ना ये अरुणाचल में नहीं है, ठीक है। ये हमारा कहाँ पे है, मेघालय में है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो दे रखा है पेयर ये गलत है, बाकी हमारे 3 पेयर्स करेक्ट है, ठीक है। तो एग्जाम टिप वही है कि जो मेजर इंडियन कोल फील्ड्स हैं वो हमारी ये सारी हैं, ठीक है। तो एक बार इनके नाम को और वो किस रीज़न में लाइक करती हैं उसको हमें फोकस करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी हमारा करंट रिलेटेड क्वेश्चन है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने एक
प्रोग्राम निकाला था, बायो डिकम्पोजर एंड स्प्रे प्रोग्राम। उसके अकॉर्डिंग हमें बताना था कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब हर बार क्या होता है, दिवाली के बाद आपने न्यूज़ में देखा होगा पराली वाला इशू आता है, ठीक है, कि दिल्ली एनसीआर रीजन में बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, तो उनका ऑड इवन सिस्टम शुरू हो जाता है, बहुत सारे चीज़ें चलती रहती है ना, हर बार न्यूज़ में रहता है कि बहुत ही ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो ख़राब हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों पे मतलब ध्यान, मतलब इतनी ज़्यादा न्यूज़ रहती है और कुछ अगर ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम आ रहा है तो हमें उसको ध्यान देना चाहिए, मतलब ये चीज़ हमें ये बता रही है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं कि जो बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन था वो फ्री ऑफ कॉस्ट था फार्मर्स के लिए, कि वो जो क्रॉप स्टबल है उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर सके। सेकंड, ये जो सॉल्यूशन है ये किससे यूज़ हो रहा था, फंजाई कंसोर्टियम का यूज़ कर रहे थे। कंसोर्टियम फंजाई मतलब फंजाई का जैसे हमने थोड़ा पार्ट ले लिया उसी से ही वो बन जा रहा था आगे। ठीक है, तो ये दोनों एक्चुअली ऑप्शन करेक्ट थे क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, इसलिए हमें ये जब आप न्यूज़ देख रहे थे ना तो बेसिक फ्रंट पेज पे ये सारी चीज़ें आ जा रही थी। तो अगर अभी की कोई ऐसी न्यूज़ होगी तो अपन उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये सही थे ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, कि मतलब स्टबल बर्निंग के लिए यूज़ हो रहा था, ठीक है, कि उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा था। ठीक है, कंसोर्टियम और फंजल कल्चर्स इसको यूज़ करके हम कर रहे थे। क्रॉप रेसिड्यूज़ को हम किस में चेंज कर रहे थे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इससे होगा क्या, पॉल्यूशन कम हो रहा था, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ रही थी, और जो हमारे ग्रीन हाउस का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस का जो एमिशन होता है उसको भी ये क्या कर रहा था, रोक रहा था। ठीक है, एग्ज़ाम टिप वही है कि इम्पॉर्टेंट इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव आया था, खासकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी रीजन में, क्योंकि हर बार बहुत इशू आता है इसका। तो अगर हर बार कोई इशू है उसके लिए कुछ सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं तो उसको हमें पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, जब हम कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इन द नेशनल इंटरेस्ट राज्यसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है, सेकंड, द रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस मस्ट बी पास्ड बाय द राज्यसभा बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ठीक है, आप देख रहे होगे मैंने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में ना मैंने ये देखो इसको हाईलाइट किया है, बोल्ड किया है। क्यों, क्योंकि जब आप भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना यही ऐसे वर्ड्स में आपको क्वेश्चन घुमाता है, तो इन वर्ड्स को ढंग से हाईलाइट करते हुए पढ़ते जाइए। ठीक है, तो ये वैसे तो हमारी बेसिक चीज़ है, जब आप पढ़ते हो पॉलिटी तो पता चलता है। ठीक है, तो ये वाली बात तो सही है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में है तो राज्यसभा क्या बोलता है, एक रिजोल्यूशन ले आता है जिसके थ्रू पार्लियामेंट क्या कर सकती है, एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। अब पर ये सेकंड ऑप्शन गलत है। ये क्या बोल रहा है कि ये जो रिजोल्यूशन आएगा ये किस बेसिस पे आएगा, मतलब मस्ट है कि पास करेगी राज्यसभा किससे, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। नो, टोटल मेंबरशिप का नहीं है, जितने मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं और साथ में वोट कर रहे हैं उसकी हमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, पर टोटल मेंबरशिप की नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ओनली 1। ठीक है, आते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट पे। तो आर्टिकल 312 हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो हमें ये इसके बारे में, प्रोविजन के बारे में बताता है कि एम्पावर करता है राज्यसभा को कि वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर सकता है कि एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज वो क्रिएट कर सकते हैं, बट उसके रिजोल्यूशन के थ्रू होगा, पर किस लिए हो, नेशनल इंटरेस्ट में होना चाहिए। ये हमारे फेडरल कैरेक्टर को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है, इसलिए ये स्टेट से भी अप्रूवल ले लेते हैं। ठीक है, कि मतलब हम इस पे काम कर रहे हैं, आप अपना अप्रूवल भी दे दीजिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि वही वाली चीज़, ये जो 2/3 मेजोरिटी हमें चाहिए, बट मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग नॉट ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस। ओके, तो एडिशनल फैक्ट्स में हम थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमारे पास 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वही IAS, IPS एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, आर्टिकल 312 में इसके बारे में प्रोविज़न है। ठीक है, अभी सिर्फ हमारे पास 3 और कोई भी एक्स्ट्रा हमारे पास सर्विस नहीं है। ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, अब एग्जाम टिप वही है कि 2/3 मेंबरशिप प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, हमारा पूरे की पूरी मेंबरशिप की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये हमें वही पेयर बेस्ड है, डिसाइपल एंड गुरुज के बारे में। ये सब काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, आप जब पढ़ोगे हिस्ट्री, ठीक है, तो आप देखोगे इन सब के नाम, मतलब इन सब का अपना अलग कंट्रीब्यूशन है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस पे कि जो हमारे कबीर थे,
ठीक है, ये भक्ति सेंट थे। ठीक है, ये किनके डिसाइपल थे? स्वामी रामानंदा के। ठीक है, अब ये क्या करते थे, मतलब वही आपने सुना भी होगा कबीर के दोहे, है ना, ये वही वाले कबीर हैं। ठीक है, ये भक्ति सेंट है और ये किसके डिसाइपल थे? स्वामी रामानंद के। ठीक है, अभी के लिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। आमिर खुसरो, आपने नाम सुना होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा। पैरट ऑफ इंडिया बोलते थे इनको, मतलब तूते हिंद भी बोलते थे इनको। ये किसके डिसाइपल थे? निज़ामुद्दीन औलिया जी के। ठीक है, ये कौन थे? ग्रेट चिश्ती सूफी ऑर्डर के ये क्या थे? सेंट थे। ठीक है, अब खुसरो का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था, आपने नाम सुना होगा कि लिटरेचर में भी था, हिंदुस्तानी म्यूज़िक में भी था, कव्वाली में भी था। ठीक है, फिर आता है सूरदास, ये भी भक्ति पोइट थे। ये किसके मतलब किसके लिए डेडिकेटेड थे? लॉर्ड कृष्णा के लिए। ठीक है, एंड किससे एसोसिएटेड थे? वल्लभाचार्य से। ठीक है, वल्लभाचार्य ने क्या किया था? पुष्टि मार्ग को फाउंड किया था, मतलब ये उनके फाउंडर थे। और क्या प्रोपोनेंट कर रहे थे? ये शुद्ध द्वैत को ये मतलब प्रोपोनेंट कर रहे थे, मतलब ये इस वाले पॉइंट पे क्या करते थे? अपनी आस्था रखते थे, है ना, ये उस पर ही यकीन रखते थे। उनकी फिलॉसफी ये थी। ठीक है, शुद्ध द्वैत क्या होता है? ठीक है, मतलब सबके अपने अलग अलग थे। हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम क्या करेंगे, हमारा स्टैटिक वाला पार्ट कवर करेंगे। अभी के लिए हम बस बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमारे पॉइंट से रिलेटेड है हम उसको कवर अप करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं भाई मर्दाना। ठीक है, ये क्या थे? ये साथ में मतलब गुरु नानक देव वाले टाइम पर थे और ये किसके डिसाइपल थे? इन्हीं के डिसाइपल थे। ठीक है, ये क्या थे? मतलब जो उदासीज होता था, मिशनरी जर्नीज होती थी, उस टाइम पे इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। ठीक है, ये क्या करते थे? प्लेइंग करते थे रबाब को। ठीक है, फिर आते हैं एडिशनल फैक्ट्स में थोड़ा देख लेते हैं। जो कबीर थे वो निर्गुण भक्ति को मानते थे। निर्गुण मतलब जिसको भी माने वो फॉर्मलेस है। ठीक है, गॉड की क्या है? फॉर्म नहीं है। दो तरीके की होती थी, निर्गुण और सगुण। ठीक है, सगुण में क्या होता था? उनकी हम कोई ना कोई फॉर्म देते थे। ठीक है, तब हम पूजा करते थे। जैसे होता है ना, मूर्ति है ना, कई लोग मूर्ति से पूजा करते हैं, मतलब एक फॉर्म दे दिया है हमने गॉड को। एंड कई लोग क्या होते हैं कि बोलते हैं नहीं, मतलब एक ही भगवान है एंड उसकी फॉर्म नहीं हो सकती, इट इज़ द फॉर्मलेस। तो इसलिए जो नहीं मानते हैं वो निर्गुण, और जो फॉर्म को मानते हैं वो क्या होते हैं? सगुण। तो कबीर हमारे किससे बिलोंग करते थे? निर्गुण से। वल्लभाचार्य सगुण भक्ति से मतलब डील करते थे, मतलब उस पर यकीन था उनका। ठीक है, ये एंड ये किसको वर्शिप करते थे? लॉर्ड कृष्णा को। नेक्स्ट आते हैं जो चिश्ती ऑर्डर था, उसने सूफीज़म को फैलाया। ठीक है, और सूफीज़म की क्या क्या मतलब बोल सकते हैं कि खूबियाँ थी। ठीक है, तो ये क्या बोलते थे कि ये सूफीज़म को स्प्रेड करते थे जहाँ पे इनका यकीन था लव पे, टॉलरेंस पे, सर्विस टू ह्यूमैनिटी पर। तो ये वाली चीज़ है। एंड ये वाला जो पॉइंट है ना सूफीज़म वगैरह का कि कौन किस चीज़ को प्रमोट कर रहा था, ठीक है, हमारी वैल्यूज़ क्या थी, ये आप अपने एथिक्स के मेंस के एग्ज़ाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट इस टर्म्स पे भी आप ध्यान के साथ पढ़िएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्ज़ाम टिप ये है कि कई बार ना ये इस मैचिंग में आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये इनको याद रखना ही पड़ेगा आपको इन पेयर्स को। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। ठीक है, ये इकनॉमी से रिलेटेड है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल यील्ड्स रिटर्न इन द फ्यूचर। ह्यूमन कैपिटल का मतलब जैसे ह्यूमन है ना, आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उनको स्किल दे रहे हो कि वो एक कैपिटल बन रहे हैं। ठीक है, मतलब ये आगे के लिए क्या है, मतलब काफ़ी चीज़ें डेवलप करेगा। ठीक है, तो वो उससे क्या होगा? हाई रिटर्न आएगा फ्यूचर में, ऑब्वियसली यस। ठीक है, अगर ह्यूमन अगर स्पेशल स्पेशल स्किल्स लेता रहेगा, ठीक है, उसमें अगर स्किल्स आती जाएगी, नॉलेज आती जा रही है, तो ऑब्वियसली वो फ्यूचर में क्या करेगा? अपना कंट्रीब्यूशन ज़्यादा दे पाएगा, जिसके चक्कर में क्या होगा? ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तो सही है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं एजुकेशन एंड हेल्थ मेक पीपल मोर प्रोडक्टिव। यस, ठीक है, अब ये हमारा दोनों सही है या नहीं है, तो हमेशा असर्शन रीज़न के बीच में बिकॉज वर्ड को ऐड करिए और आपको समझ में आ जाएगा सही है या नहीं है। इन्वेस्ट करें हम ह्यूमन कैपिटल में, वो फ्यूचर में अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि एजुकेशन और हेल्थ हमारे लोगों को क्या बनाती है? ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। यस, दोनों ही सही हैं, और जो रीज़न है वो क्या कर रहा है? असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें तो आई थिंक ज़्यादा समझाने वाली चीज़ है नहीं कि ह्यूमन कैपिटल है, आप उसको नॉलेज दोगे, स्किल दोगे, एजुकेशन हेल्थ अच्छी होगी तो वो क्या करेगा? आगे ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूट कर पाएगा, जिससे क्या होगा? वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट है आगे के लिए। ठीक है, अब आते हैं, हाँ, ये वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है, जो कॉन्सेप्ट है ना ह्यूमन कैपिटल का, किसने पॉपुलराइज किया था? थियोडोरस शुल्ट्ज़ ने एंड गैरी बेकर ने। ठीक है, कई बार इस तरीके से आता है, ये साइंटिस्ट किस चीज़ से रिलेटेड थे, ये सॉरी है इकोनॉमिस्ट वर्ड यूज़ कर देंगे, है ना हमारे। फिर आता है
कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इसको कौन रिलीज़ करता है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि हमारी एजुकेशन, हेल्थ और इनकम को की इंडिकेटर्स मानते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल क्या होती है। ह्यूमन कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ह्यूमंस के लिए, जिससे स्किल्स और एबिलिटीज़ को देंगे। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, जैसे मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मतलब फिजिकल चीज़ें जो हमारे काम में आगे आएंगी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये रिफाइनरी और स्टेट को हमें क्या करना है, बताना है कि मतलब इनको अरेंज करना था। ठीक है, नयारा, मनाली, नुमलीगढ़, तातीपाका। ठीक है, ये कहाँ पर है? इसमें से जो नुमलीगढ़ है और तातीपाका है, ठीक है, ये बहुत ही मतलब पढ़ोगे तो PYQs में कई बार देखने को मिल जाएगा और न्यूज़ में भी रहता है। ठीक है, तो हम इन दो के थ्रू इनको एलिमिनेट कर सकते थे और अपने फाइनल आंसर पर आ सकते थे। अब देख लेते हैं, जो नयारा है ये हमारा कहाँ पर है, गुजरात में है। जो मनाली है ये हमारा चेन्नई में है। नुमलीगढ़ की बात करेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है असम में। ठीक है, ये याद रखिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तातीपाका हमारा कहाँ पर है, आंध्रा में है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मली क्या है, ऑनशोर क्रूड ऑयल है। ठीक है, ये वाली चीज़ को अपन को याद रखना है, मतलब वहाँ पे ऑनशोर क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग होती है। अब एडिशनल फैक्ट में देखते हैं, इंडिया की जो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है वो हमारा कहाँ पे, जामनगर रिफाइनरी में। ठीक है, नुमलीगढ़ रिफाइनरी मतलब ये हमारा काफ़ी पुराना भी है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो इसलिए हमारा और इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है एग्जाम टिप। जो असम की रिफाइनरीज है ना, ये कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो याद रखिएगा कौन कौन सी हैं, दिग्बोई, गुवाहाटी। ये तो आपने नाम सुने ही होंगे, गुवाहाटी तो आप इजली पता लगा सकते हैं, दिग्बोई भी हमारा रहता ही है, हमने नाम सुना हुआ होता है। बट थोड़ा सा याद रखना है, बोनगाईगांव और नुमलीगढ़, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये हमारी कहाँ की है, असम की है। ठीक है, इन पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट अ डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, ये आपके नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन भी है। फूड सिक्योरिटी के लिए कौन सा डायमेंशन नहीं है, ठीक है, हमें वो बताना है। अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। अब दिमाग से सोचिए। ठीक है, अगर मान लो फूड सिक्योरिटी हमें चाहिए, हमें फूड चाहिए, फॉर एग्जांपल फूड की बात कर लेते हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हर किसी के लिए ना फूड अवेलेबल है या नहीं। अगर सबको फूड मिल रहा है तो ठीक है। ठीक है, सबके लिए मतलब आपके पास फूड है, क्या लोगों के पास अवेलेबल है, क्या वो उसको एक्सेस कर सकते हैं, क्या वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देंगे ना। अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नमेंट की हो गई ना, कि भाई चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। बट फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन से हमारे लिए क्या है, ये 3 पॉइंट्स रेलिवेंट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा है नॉट, तो हमारा अकाउंटेबिलिटी पॉइंट नहीं होगा, बाकी हमारे तीनों पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट पे, वही वाली चीज़ कि फूड सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है जब जितने भी लोग हैं हर जगह पर उनके पास क्या होगा, एक्सेस होगा। ठीक है, सफिशिएंट, सेफ और न्यूट्रिशियस फूड का। ठीक है, मेजर डायमेंशंस क्या है, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी तो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, ना कि ये फूड सिक्योरिटी का डायमेंशन है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एडिशनल फैक्ट की, तो जो हमारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है वो आइडेंटिफाई करता है अवेलेबिलिटी, एक्सेस, यूटिलाइजेशन और स्टेबिलिटी को, कि ये पिलर्स हैं हमारे फूड सिक्योरिटी के। तो ये याद रखिएगा कि FAO के अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर्स हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, वही एक्सेस कितना है, आप उसको यूटिलाइज कितना कर पा रहे हो, एंड स्टेबिलिटी कितनी है, अवेलेबल है या नहीं है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेस है तो उसको यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और है तो स्टेबिलिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आज है और कल ना हो। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू सिल्वर आर्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, अब आता है सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक आफ्टर समटाइम्स व्हेन एक्सपोज टू एयर एंड इट हैपन्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कोटिंग ऑफ द सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, ये नॉर्मली आपने देखा होगा, अगर आप सिल्वर की कोई ऑर्नामेंट आप अगर पहन लीजिए, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के बाद हल्का ब्लैक हो जाता है। ठीक है, चांदी की कोई भी चीज़ आप बाहर रखेंगे ना, तो वो एयर के कांटेक्ट में आती क्या हो जाएगी, हल्की सी ब्लैक हो जाती है। तो वही चीज़ पूछ रहे हैं, मतलब इसके बारे में पूछा है कि हाँ ये ऐसा होता है। हाँ, ये तो अपन ने सबने देखा ही है। रीज़न क्या है कि यस, वहाँ पे क्या होता है, जो हमारी सिल्वर है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, कोटिंग आ जाती है सिल्वर सल्फाइड की, जिसकी वजह से ब्लैक कलर हो जाता है। तो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 1 और 2। तो स्टेटमेंट 1 वही कह रहा है कि जैसे ही जो हमारे सिल्वर ऑर्नामेंट्स है, यूटेंसिल्स हैं,
ये अपनी शाइन खो देते हैं और ब्लैक कोटिंग आ जाती है जब वो एयर में रहते हैं काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए। इस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? टार्निशिंग। टार्निशिंग मतलब कोरोजन हो रहा है ये, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट टू भी हमारा सही है, क्योंकि जो सिल्वर होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जो एयर में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से हमारी रिएक्शन होती है वो किसको बना देता है? सिल्वर सल्फाइड को, ठीक है। अब क्या है, एक आपने प्रोसेस पढ़ी होगी अपने 7th 8th क्लास में कि रस्टिंग ऑफ आयरन होती है। वो आयरन के ऊपर जो जंग लग जाती है ना, उसको बोल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन होता है। तो उसको टार्निशिंग इफेक्ट सिर्फ सरफेस लेयर पे होता है, ठीक है। मेटल्स को वीक कर देता है ना, ये वाली चीज़ की डस्ट, मतलब जैसे जो हमारा वो होता है ना, जंग लग गई मान लो लोहे पे, ठीक है, वो धीरे धीरे इतना हो जाएगा कि ये सी को लोहे को ही ख़राब कर देता है, ठीक है, पूरा बर्बाद कर देगा। बट सिल्वर के ऊपर जो ये टार्निश वो हो रही है ना कोटिंग, उसकी वजह से वो ब्लैक तो हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है कि सिल्वर पूरी ख़राब हो जाएगी, वो सही रहती है, वो जो हमारा मेटल है उसको कमज़ोर नहीं करती है, ठीक है। ब्लैक कोटिंग को हम रिमूव कर सकते हैं पॉलिशिंग वगैरह से। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी सिल्वर की का ऑर्नामेंट है, लोग उसकी सफाई करवा देते हैं या घर पे भी कर देते हैं, तो जो ब्लैकनेस है वो उसकी चली जाती है, ठीक है। तो ये वही बेसिक पॉइंट्स हैं। कोरोजन में क्या होता है कि ग्रेजुअल मतलब डेटोरेशन होता है हमारे मेटल्स का, किसकी वजह से? केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से। आयरन क्या करता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बना देता है, जिसे हम रस्ट भी बोलते हैं। थोड़ा अपने टर्म्स में याद रखिएगा कि रस्ट क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, कि साइंस वाले क्वेश्चन में ये हमारा पेयर बेस्ड में पूछ लेते हैं, ठीक है। कॉपर क्या करता है? हमारा ग्रीन कोटिंग मतलब ग्रीन कोटिंग बना लेता है, ठीक है। वो किसकी होती है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होती है। सिल्वर तो अभी हमने देखा ही कि ब्लैक कोटिंग होती है किसकी? सिल्वर सल्फाइड की होती है, ठीक है। तो एग्जाम टिप में आप याद रखिएगा कॉमन कोरोजन प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। आयरन के लिए क्या बनता है? रस्ट। कॉपर के लिए बनेगा ग्रीन पैटिना। सिल्वर के लिए क्या बनता है? ब्लैक टार्निश, ठीक है। किसकी वजह से? ये अभी हम ऊपर देख चुके हैं। तो वही कि सिल्वर बाय सिल्वर सल्फाइड, कॉपर के लिए बेसिक कॉपर कार्बोनेट, आयरन के लिए हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, ठीक है। अब ये क्या है? मिशन और डेट ऑफ लॉन्च, ठीक है। अब इसरो ने ना उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अपने मतलब जो स्पेस ऑपरेशन से वो किए थे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मिशन थे, इंपॉर्टेंट भी थे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड डेट पूछ ली थी। ऑब्वियसली ये डेट्स याद नहीं रह सकती हैं, बट कई बार होता है ना कि अच्छा क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। अच्छा पहले चंद्रयान हो रहा था या आदित्य L1 हुआ है, उस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। बट ये वाला क्वेश्चन अगर आप स्किप करेंगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली डेट ऑफ लॉन्च याद नहीं रहती है, ठीक है। आपको 150 में से 150 क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट नहीं करने हैं, मीन्स कट ऑफ आपको मतलब औरों से कम्पीट करना है। सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे ये ज़रूरी भी नहीं है, बट अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो आप बेसिकली अच्छा ध्यान रहता है, अच्छा ये चीज़ पहले हुई थी, अच्छा ये उसके बाद में आया था मिशन, है ना। तो थोड़ा सा हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप याद रहे ये ज़रूरी नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए या करके ही आओ या हर एक डेट रट दो, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं स्किप करती हूँ एक्सप्लेनेशन को, ठीक है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि 2025 में एंड 2026 में, ठीक है, जो जो मिशन आए हैं, है ना, और जो हमारे पास आएंगे अभी, है ना, अक्टूबर तक, हम उस पर एक बार नज़र मार लेंगे। बट डेट्स नहीं रटनी है, बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे कि अच्छा ये मिशन आया है, इसमें क्या था, थोड़ा सा वो वाला पार्ट देख लेंगे, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, ठीक है। ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? हमें मैच करना है स्टेट्स को किससे? राज्यसभा की सीट से, ठीक है। अब आप बोलोगे अरे यार ये कैसे याद रखेंगे, बट हमारा क्या होता है, जो 4th शेड्यूल है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ पे ये वाले प्रोविजन दे रखे हैं ना कि कितनी सीट्स एलोकेट होंगी, वो उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे भी मैं एक ट्रिक बताती हूँ, ठीक है। यस, 4th शेड्यूल में हमारा दे रखा है, वहाँ पे आप जो हमारी सीट्स एलोकेट होती है ना, ये पॉपुलेशन बेसिस पर होती है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो, अच्छा जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे सीट्स क्या होंगी? ज़्यादा होंगी। तो आप उस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर सकते थे, इन चीज़ों को ट्रायल एंड एरर पर डाल सकते थे, मतलब ट्राई करके आप उनको एलिमिनेट करके निकाल सकते थे, ठीक है। अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। जो सीट्स एलोकेट होती हैं राज्यसभा में, वो 4th शेड्यूल में दे रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये किसके बेसिस पे होती है? पॉपुलेशन पे होती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र में ज़्यादा पॉपुलेशन है इन चारों के कंपैरिजन में, तो 19 सीट्स, फिर तमिलनाडु, फिर बिहार एंड देन फिर कर्नाटका। अब आप इसमें याद रखिएगा जो हमारा यूपी है ना, उसमें उसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एडिशनल फैक्ट हमें बता रखा है कि राज्यसभा क्या होता है? परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। जो आप पढ़ेंगे ना लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों में डिफरेंस यही होता है
कि जो लोकसभा, मतलब डिफरेंस तो कई सारे हैं बट इट इज़ वन ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, कि लोकसभा हमारी डिसॉल्व होती है एवरी 5 ईयर्स में, एक्सेप्ट द ड्यूरेशन ऑफ द इमरजेंसी। थोड़े प्रोविजंस वहाँ अलग हैं, तो वो जब हम पढ़ेंगे तब देखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि जो हमारा लोकसभा है ये हमारा डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है, बट राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, ये हमारा कंटिन्यूस चैम्बर है, ठीक है। तो ये परमानेंट हाउस है, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है इसकी, 250 मेंबर्स हैं। 238 हमारे स्टेट्स एंड यूटीज़ में से आते हैं, एंड 12 को नॉमिनेट किया जाता है। कौन करता है, प्रेसिडेंट। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। कब करेंगे, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। आप ऐसे याद रख सकते हो, LASS लेस, ठीक है। तो लिटरेचर, आर्ट, साइंस एंड सोशल सर्विसेज, इस बेसिस पे हमारा क्या होता है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट लोगों को नॉमिनेट करते हैं। कितने लोगों को, 12 लोगों को। यहीं की मैं एक और चीज़ बता देती हूँ, ये तो हो गया हमारा प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर रहे हैं। स्टेट्स में क्या होते हैं, सिमिलर बेसिस पर हमारे गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। एंड वो उसका क्या बेसिस होता है, ये लेस है, ये आप इसको क्लेस याद रख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे हमारे ये मतलब 4 पॉइंट तो ये हैं ही है, बाकी हमारा जो कल्चर वाला पॉइंट होता है उसको भी वहाँ पे इंक्लूड कर लिया जाता है, ठीक है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पटिव हमारी क्या है, यूपी में सबसे ज़्यादा है 31, एंड बाकियों का भी हमने ऊपर अभी देख ही लिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19 पे, ठीक है। हमारे 2 स्टेटमेंट्स वही असर्शन एंड रीज़न दिए गए हैं, उसके बेसिस पे हमें बताना है, ठीक है। असर्शन क्या है, पोवर्टी लाइन, पोवर्टी मतलब गरीबी, है ना, वो डिफ़र करती है अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज़, ठीक है। रीज़न क्या है, जो बेसिक नीड्स है पीपल की, वो वेरी करती है अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हमारे यूपी की पोवर्टी है वो महाराष्ट्र से अलग होगी, वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से अलग होगी, ठीक है। अभी मान लो, ये तो मैंने स्टेट वाइज बता दिया। अभी मान लो हम देखें कि इंडिया की जो पॉवर्टी है वो अमेरिका से अलग है, इंडिया की जो पॉवर्टी है वो रशिया के कंपैरिजन में अलग होगी। क्यों, क्योंकि टाइम के बेसिस पर भी वो डिफ़र कर रहा है ना, वो कहीं और है, ठीक है। वहाँ पे क्या कंडीशन चल रही है, वहाँ पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी है, उसके बेसिस पे भी हमारी पॉवर्टी लाइन आएगी। तो पॉवर्टी लाइन हमारी क्या होती है, टाइम और कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग डिफ़र करती है, क्योंकि जो बेसिक नीड्स है लोगों की वो रीज़न वाइज और टाइम वाइज भी क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारे दोनों ऑप्शन क्या है, सही है, और यही इसको क्या कर रहा है, करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ये आई थिंक इसमें इतना ज़्यादा कुछ डिटेल का बताने का है नहीं, ये वही है, पॉवर्टी सब जगह अलग अलग है, ठीक है। अभी मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वाले पार्ट में अगर मान लो हम वेजिटेरियंस हैं, ठीक है, किसी और XYZ पार्ट को मैं बोल देती हूँ, ठीक है, वहाँ पे वेजिटेबल्स है ही नहीं, ठीक है, मतलब उनका रीज़न ऐसा है या पूरा डेजर्टिक रीजन्स है, वहाँ पे वेजिटेबल्स या मतलब ऐसे प्लांट्स वगैरह नहीं है। तो हम यहाँ वहाँ वेजिटेबल्स क्या होंगी, ठीक है, और जो फ्रूट्स हैं वो थोड़े से सस्ते होंगे, बट यहाँ पे क्या होंगे, बहुत महंगे होंगे ना। तो यहाँ के लिए जो अगर मान लो कि अगर इनको फ्रूट्स चाहिए तो उनके लिए ये वाला डिफरेंस अलग हो गया ना, इधर ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, इधर आप कम रुपए में काम कर रहे हो, ठीक है। तो रीज़न अलग हुआ, तो वहाँ पे क्या हो गया, कंडीशंस अलग हैं, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि अच्छा यहाँ पे हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। मुझे एक चीज़ की नीड है बट दूसरी जगह दूसरी चीज़ की नीड है, सबके अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉवर्टी लाइन चेंज हो जाएगी। अब दूसरी चीज़ है, अभी जैसे पहले वाले टाइम में क्या होता था, जैसे मान लो लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, ठीक है, उतना डिजिटल चीज़ें थी नहीं, तो उस टाइम पे उनके लिए क्या थी, वो रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे ना कि हम पढ़ाई के लिए भी हमारी जो डिजिटल चीज़ें हैं उसको यूज़ कर रहे हैं, तो ये आजकल बेसिक चीज़ होती जा रही है। तो सेम चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, बेसिक चीज़ें भी चेंज होती रहती हैं, ठीक है। अब एडिशनल अगर मैं देखूंगी तो मतलब ये थोड़ा अब आगे भी देखेंगे, आगे भी क्वेश्चन है हमारा इससे रिलेटेड कि जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है ना, तो ये हमारी 3 कमिटीज़ हैं जिनके नाम बार बार पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, लकड़ावाला, तेंदुलकर, रंगाराजन कमेटी, ये हमारी किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक यूजेस एन इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन फॉर ग्लोबल कंपेरिजन्स, ठीक है। कभी पूछें कि वर्ल्ड बैंक यूज़ करता है क्या, कि कोई एक है इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन, तो हाँ है, जहाँ पे वो कंपैरिजन करता है। एग्जाम टिप क्या है, वही पॉवर्टी तो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है ना, आप किसी को गरीब कैसे बोलोगे, नहीं पता, उसका कुछ ना कुछ तो आप कंपैरिजन करोगे ना, तो वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एब्सोल्यूट भी है,
पर वो डिपेंड किस पे करेगा कि आप क्या मेजरमेंट का फैक्टर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ये दोनों ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ये हमारा साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार से है, करंट का ही क्वेश्चन है जो जून 2025 में अनाउंस किया गया था, उसके बारे में पूछा गया है। अब ये तो 2025 का है, बट हमें क्या ध्यान रखना है, अब 2026 में जो आएगा या कुछ ऐसे प्रोविजंस जो होंगे, ठीक है, मतलब इससे रिलेटेड, साहित्य अकेडमी से रिलेटेड, उस चीज़ों पे हमें फोकस करना है, ठीक है। तो तब क्या था कि युवा पुरस्कार को 23 लैंग्वेजेस में दिया गया है, युवा पुरस्कार कोई भी डोगरी लैंग्वेज में नहीं दिया गया था, इसके बारे में था। तो उस टाइम पे ये दोनों स्टेटमेंट सही थे, तो आंसर था सी, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कि हमारे लिए अब काम का क्या है, साहित्य अकेडमी क्या होती है, ठीक है। तो ये 1954 में एस्टेब्लिश की गई थी। ये क्या है, इंडिया का नेशनल अकेडमी है लेटर्स की, ठीक है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, आती किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कब एस्टेब्लिश हुई, 1954 में, किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग में, ठीक है। ये जो हमारे लिटरेचर है उसको प्रमोट करता है, किसके थ्रू, पब्लिकेशन निकालेगा, लिटरेरी इवेंट्स होते हैं, ट्रांसलेट कर रहा है, अवार्ड दे रहा है, उसके थ्रू, ठीक है। अब ये चीज़ याद रखना, अब रिसेंट के ईयर्स में जो भी अगर पूछा गया ना, कि ये रिकॉग्नाइज करता है वर्क को कितने में, 24 लैंग्वेजेस में, ठीक है। अब मतलब आपको अगर थोड़ा आइडिया हो, मतलब जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको थोड़ा पता होगा, हमारा 8 शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जहाँ पे 22 लैंग्वेजेस मेंशन है, ठीक है। तो वो 22 लैंग्वेज तो हमारे यहाँ पे है ही, ठीक है। उसके अलावा ये किस किस को इंक्लूड करता है, इंग्लिश और राजस्थानी को, ठीक है। तो ये ऐसे 24 है। अब यहाँ से मैं बोलूँ तो आप एक चीज़ और डिकोड कर सकते हो कि मैंने क्या बोला, 22 लैंग्वेज एंड इंग्लिश और राजस्थानी, इट मीन्स इंग्लिश और राजस्थानी हमारी 8th शेड्यूल का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यहीं की ये भी याद रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाली क्लास आज थोड़ी लंबी हो गई है, तो हम क्या करते हैं, आज अपनी क्लास को 20th क्वेश्चन तक ही, एक सेकेंड, यहीं तक ही रखते हैं, ठीक है। फिर हम जो अब स्टार्ट करेंगे ना नेक्स्ट, वो हम शुरू करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से, ठीक है। तो कल हम इसको और मतलब जल्दी खींचने की कोशिश करेंगे। अभी स्टार्टिंग है, हम अपने नॉर्मल पेज से चलते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि अभी समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी हमने हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसको जल्दी ही हम क्या करेंगे, आगे मतलब कल आगे की और क्लासेस लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हम 21 से क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे, 20 तक हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चंस, ओके। तो ठीक है, यहाँ तक का आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, ठीक है। 20 तक कोई भी इशू हो तो हम फिर डिस्कस कर लेंगे इसको, एंड कल हम क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।